नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक में कुछ आगे बढ़ते हुए अकबर की राजपूत नीति के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण राजपूतों के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसलिए मुगल शासकों ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप एक निश्चित राजपूत नीति का निर्धारण किया। तो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजपूत नीति में उदारता, सहिष्णुता, सद्भावना एवं सहयोग की नीति अपनाई। तो भारतीय राजनीति में राजपूत राज्यों के महत्व को देखते हुए अकबर ने राजपूतों के लिए जो नीति अपनाई वो सभी राजपूत राज्यों के साथ एक समान नीति नहीं थी, यानी उसने विभिन्न राज्यों के प्रति अलग अलग नीतियां अपनाई। तो स्वरूपगत आधार पर अपन देखें तो अकबर ने राजपूतों के प्रति 3 अलग अलग नीतियां अपनाई। पहली श्रेणी में ऐसे राज्य शामिल थे जिन्होंने आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। और मुगल सम्राट अकबर ने उन राजपूत राज्यों को मुगल प्रशासन और सेना में भी उच्च पद एवं मनसब प्रदान किए। और दूसरी श्रेणी में ऐसे राज्य शामिल थे जिन्होंने प्रारंभ में अकबर का विरोध किया, परंतु बाद में उसकी शक्ति देखकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली अथवा उसके साथ सम्मानजनक समझौता कर लिया। तीसरी नीति में धार्मिक एवं सामाजिक प्रयास शामिल थे। वैसे अपन देखें तो मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अकबर को जीवन पर्यंत मेवाड़ के साथ युद्ध करना पड़ा। और राजनीतिक स्तर पर राजपूतों के साथ निपटने के अतिरिक्त अकबर ने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उदार धार्मिक नीति भी अपनाई एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो जो पहली नीति थी जिन्होंने आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो स्वरूप पहला था वैवाहिक संबंध स्थापित करना। तो अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा चली आ रही थी उसका पालन करते हुए राजपूत राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके लिए राजपूतों पर उन्होंने दबाव नहीं डाला, बल्कि अकबर की मित्रता प्राप्त करने के लिए कुछ राज्यों ने स्वेच्छा से ही उनको वैवाहिक संबंध स्थापित करने के प्रस्ताव किए। तो 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर गया तब आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल मान लो, उन्होंने अकबर से भेंट कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। तो इससे अकबर ने भारमल को उच्च मनसब प्रदान किया एवं उनका जो पुत्र था भगवान दास और उनके पौत्र मानसिंह को भी मुगल सेना में उच्च पद प्रदान किए। तो इस वैवाहिक संबंध से मुगल राजपूत संबंधों की एक नवीन परंपरा का शुभारंभ हुआ और यह ऐसी नीति का प्रारंभ था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इसी तरह जैसे आमेर के राजा भारमल ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसी तरह कुछ अन्य राज्यों ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें 1570 ईस्वी में बीकानेर के जो शासक थे राय कल्याणमल, जैसलमेर के राजा हर्राय ने भी उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और 1584 में जब जहांगीर का विवाह अकबर ने भगवान दास की पुत्री से किया, जिससे ये सभी राज्य अकबर के फिर इन वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके अकबर के अधीनस्थ और मित्र बन गए। और इसी पहली नीति के अंतर्गत एक दूसरा स्वरूप है राजपूतों को मुगल सेना एवं सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन करना।
तो मुगल सम्राट अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए एक अन्य कार्य ये भी किया कि उन्हें मुगल प्रशासन, सेना और मुगल दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए। तो सेना में बड़ी संख्या, वैसे अपन देखें संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संख्या राजपूतों की थी और उन्हें सेनापति के पद भी सौंपे गए। इसके साथ ही उन्हें प्रांतीय शासक एवं मनसबदार भी बनाया गया। तो जो राजपूतों की जो प्रशासनिक क्षमता थी उसका लाभ भी अकबर को मिला और उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिए गए। तो जो प्रमुख जो राजपूत राजा थे जो उच्च पदों पर थे उनमें है भारमल, भगवान दास, मानसिंह हैं, टोडरमल, बीरबल आदि अकबर के प्रमुख सहायक बने। तो अकबर की इस नीति से मुगल दरबार में राजपूतों का एक सशक्त दल बन गया जिस पर अकबर अत्यधिक विश्वास करता था। यानी वो राजपूत जाति थी उसको एक स्वामी भक्त जाति मानता था और जो दल अकबर के प्रति भी पूर्णतः ये समर्पित था। तो परिणाम स्वरूप मुगल दरबार में जो मुगल अमीर हैं उनका प्रभाव कम होने लगा, क्योंकि जो मुगल अमीर थे वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित थे, जबकि राजपूत जाति थी वो स्वामी भक्त थी। तो मुगल दरबार में मुगल अमीरों का प्रभाव पहले की अपेक्षा कम हो गया। फिर दूसरा स्वरूप है राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाना। तो राजपूतों और अंततः हिंदुओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अकबर ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। यानी जो अन्य धर्मावलंबी थे उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। जैसे 1563-64 में उन्होंने हिंदुओं पर लगाया गया जो तीर्थ यात्रा कर था और जो जजिया कर था वो वापस ले लिया और जो जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता था उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। इसके साथ ही जो धर्म परिवर्तित हिंदू थे उनको पुनः अपना धर्म अपनाने की छूट भी दी गई। और इसके साथ ही अपन देखें तो मुगल सम्राट स्वयं जो हिंदुओं के त्यौहार होते थे जैसे दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये भी अपने दरबार में मनाता था और हिंदुओं के समान ही तिलक लगाने की परंपरा थी। तो अकबर के इन धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण कार्यों से राजपूतों और हिंदुओं की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उसे अपना सच्चा हमदर्द और शुभचिंतक समझने लगे। और इसी का परिणाम ये रहा कि हिंदू जनता ने मुगल सम्राट अकबर के विरोध का मार्ग छोड़कर मैत्री का मार्ग अपनाया। फिर है सामाजिक सुधार के प्रयास। यानी उन्होंने जो अपनी नीतियां अपनाई थी उनमें से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास भी शामिल थे। तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के अलावा अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया। जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सती प्रथा को बंद करने का प्रयास हुआ, विधवाओं की स्थिति भी सुधार करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही अकबर ने पशु बलि को रोकने, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने, छुआछूत की प्रथा समाप्त करने, युद्ध बंदियों को गुलाम बनाए जाने की प्रथा को बंद करने का भी प्रयास किया। तो इन कार्यों से क्या हुआ, हिंदुओं की स्थिति में सुधार हुआ और इससे जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उसका भी मुगलों को समर्थन मिला। तो यद्यपि अकबर के जो ये सामाजिक सुधार हैं ये हिंदू समाज पर कोई वैसे स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन इन सुधारों के द्वारा अकबर हिंदुओं और राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने में सफल हुआ। फिर स्वरूप के आधार पर देखें तो अगली नीति थी विद्रोही राजपूत राज्यों का दमन। यानी जिन राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी उनके साथ अकबर को संघर्ष भी करना पड़ा। तो सभी राजपूत राज्यों ने वैसे स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ऐसे राज्यों के विरुद्ध अकबर को सैनिक कार्यवाहियां भी करनी पड़ी।
तो जैसे आमेर के जो पड़ोसी राज्य था मेड़ता, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो 1562 में अकबर ने उन पर आक्रमण किया। तो राजपूत अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सके और उसे मुगल राज्य में मिला लिया गया। इसी तरह रणथंभौर पर भी अकबर ने विजय प्राप्त की। फिर मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर को जीवन पर्यंत मेवाड़ के साथ युद्ध करने पड़े। जैसे 1536 ईस्वी का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें राणा प्रताप को पराजित तो होना पड़ा, लेकिन पराजित होने के पश्चात भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वे जीवन भर मुगलों से संघर्ष करता रहा। फिर अकबर को अन्य युद्धों में भी व्यस्त होना पड़ा, यानी साथ ही साथ। तो उन्होंने फिर राणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकतर भागों पर अपना अधिकार कर लिया और वो यानी अकबर मेवाड़ को अपना अधीनस्थ राज्य नहीं बना सका। तो ये थी अपन स्वरूप के आधार पर देखें तो राजपूत राज्यों के प्रति मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपनाई गई नीतियाँ। अब इसी टॉपिक में आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।